झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राजधानी रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में मीर ने केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर बरसी। प्रधानमंत्री मोदी पर झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर भी उन्होंने कहा कि रांची में रोड शो, लोहरदगा और पलामू में जनसभा कर लोगों को लुभाने का काम कर रही है। इस सरकार को कुछ करना नहीं आता, सिर्फ दिखावा करने आता है। ऐसे और क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम अहमद मीर, आइए सुनते हैं। पूरे देश में 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं 2024 जनरल इलेक्शन के। तीसरा फेज आ रहा है, मगर झारखंड में चौथे फेज से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ। तो चौथे फेज की पोलिंग 11 मई को इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो इसलिए इस चौथे फेज में जो झारखंड के लिए पहला फेज माना जाता है, उसमें हमारी गठबंधन की 3-4 सीटें, जिसमें कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटें, लोहरदगा और खूंटी सीट, जहां पर सुखदेव भगत जी और कालीचरण मुंडा जी हमारे उम्मीदवार मैदान में। तो इसका टेका करते करते इसी बीच में हमारे स्टार कैंपेनर, हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे जुझारू नेता माननीय राहुल गांधी जी 7 तारीख को चाईबासा में एक सभा करेंगे और हमारे लोहरदगा के बसिया में दूसरी जनसभा करेंगे। तो यहाँ से हमारा झारखंड का जो चुनावी अभियान है ये शुरू होगा। बाद में अगले फेजेस और अगले सीटों के लिए लगातार हमारे स्टार प्रचारक, हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भी कई सारे साथी झारखंड में जनता से अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। और मोटे तौर पर जो देखा गया कि पिछले 2 फेजेस में जो जनता ने अपना पोल किया है, उसका विश्लेषण या जो आप लोगों के जरिए से ही सुना गया, उसमें इंडिया गठबंधन और पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी का बढ़त और अच्छा खासा सपोर्ट देश के अन्य भागों से मिलता दिखाई दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम चौथे फेज के पोलिंग के नज़दीक पहुंचेंगे, यूँ तो टोटलिटी झारखंड में 14 के 14 सीटों पर हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती से और अच्छे तालमेल के साथ हम सारी सीटों को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और झारखंड के जो इश्यूज हैं, हमें आश्चर्य हुआ कि 2 दिन से देश के प्रधानमंत्री इस झारखंड प्रदेश में थे और उनको झारखंड ने क्या रिस्पांस दिया, उसको आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो वोकेबलरी, जो भाषा, जो चीज़ें झारखंड में यहाँ पर कही, जबकि 2 टर्म उनकी पूरी हो चुकी है। 2014 में उन्होंने देश के लोगों के सामने अपनी क्या बातें रखी, 19 में क्या बातें रखी, 10 साल देश ने उनको मैंडेट दिया और 10 साल में उन्होंने डिलीवर क्या किया पूरे देश के लिए और खासकर झारखंड प्रदेश के लिए। उन चीजों का कोई भी चर्चा उनके भाषणों में नहीं सुनाई गई। फिर वही बातें, एक देश के प्रधानमंत्री जिसको 10 साल देश ने दिया हो, जो उन्होंने वो वादे कहते हैं मगर हम जुमले कहते हैं, तो जुमले कहे थे, उन जुमलों के ऊपर किसी भी एक जुमले पर उन्होंने एक भी टिप्पणी यहाँ झारखंड में नहीं। वो देश के युवाओं के लिए हो, झारखंड के युवाओं के लिए हो, यहाँ के आदिवासियों के लिए हो, यहाँ के गरीब लोगों के लिए हो,
यहाँ के मजदूरों के लिए कुछ उन्होंने किया हो, ऐसा कुछ भी उनके भाषणों में, उनके यहाँ पर अगला वोट मांगने के खातिर वो नहीं कहे, बल्कि इन्हीं 2-3 दिनों में उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी पर फिर तंज कसते हुए कांग्रेस के शहजादे, ये उनका पेट वर्ड चुनाव में रहता है और जब जनता को एड्रेस करता है। और प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, जिस राहुल गांधी को आप शहजादे करके देश के सामने पेश करते हो, देश जानता है, देश के 140 करोड़ जनता जानती है कि राहुल गांधी जी शहजादा नहीं है बल्कि शहीद ज़ादा है। वो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने फ्रीडम से पहले भी कुर्बानियां दी, आज़ादी हासिल करने से पहले भी उन्हें तपस्याएं की और आज़ादी के बाद भी देश को इकट्ठा और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दी। चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो स्वर्गीय हमारे यंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, उसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो हमें फख्र है उनका शहीद ज़ादा कहलाने पर। और ये मोदी साहब को भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए तंज करते हैं क्योंकि वो जिस जमात से आते हैं और जिन जमातों का उनको बैक है, आरएसएस कहिए, जनसंघ कहिए या भारतीय जनता पार्टी, उनकी आज़ादी के दरमियान फ्रीडम मूवमेंट से पहले या उसके बाद में देश को बनाने के लिए उनके पास अपना कुछ है ही नहीं करने के, तो इसलिए हम ये मुनासिब नहीं समझते हैं उनके जबान से जिस तरह से वो तंज और क्रिटिसाइज करते हैं। रही बात इस झारखंड की सरजमीन पर आए, 2-3 चीजें उन्होंने जरूर टच की। वो अक्सर करप्शन की बात करते हैं और झारखंड से रिलेटेड उन्होंने कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की। मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, अब 10 साल से आप हुकूमत चला रहे हैं, 10 साल से प्रदेशों में भी आप, जरा सा याद करिए प्रधानमंत्री जी, आप ही वो प्रधानमंत्री है जो आज शाम को किसी भी लीडर पर 70,000 करोड़ का इल्जाम लगाते हो और अगले 24 घंटे के अंदर उनको आप एक पार्टी से उठा के अपनी पार्टी में लेकर के उप मुख्यमंत्री बना लेते। वो आपके बगल में बैठे। आपका आसाम का चीफ मिनिस्टर जब वो आपसे बाहर था तो तब वो महा करप्ट था, वो आज आपके स्ट्रेटेजिस्ट है, वो आज आपके जोली में। इसी तरह से बंगाल में देखिए, जो तब करप्ट थे जब वो आपसे बाहर थे और जब आपके पास आए तो वो गंगा जल से धो के साफ होके आपके शाना बशाना। जब आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो तो हमें पूरे देश को आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री के क्या 2 जबान है, क्या उनके 2 समझ है कि एक वो जनता को समझाने की कोशिश करता है और एक समझ वो खुद समझता है। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो यही प्रधानमंत्री जी आपके कर्नाटका में ऐसे आदमी को टिकट देकर, जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपोज किया कि ये आदमी पर ये इल्जाम है, इसकी ये बैकग्राउंड है, इसका बैकलॉग है, सैकड़ों महिलाओं के साथ का मामला है और इसको टिकट ना दिया जाए, मगर आप प्रधानमंत्री, आप उसको टिकट देते हो और फिर उसको जाकर के स्टेज पर खड़ा होकर उसके लिए आप वोट भी मांगते। क्या आपके दोहरे पॉलिसीज हैं?
आप अपने वोट लेने के लिए उन चीजों को पर्दा करके ये मतलब वोट मांगते हो। दूसरी तरफ से ऐसे व्यक्तियों को, मैं आपके उन मंत्रियों की बात नहीं करना चाहता हूं जिनके लिए हमारे खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी सड़कों पर पड़े रहे, लाठियां खाई, ड्रैग हुए, मगर आप टस से मस नहीं हुए। ये किनको आप समझाते थे? देश की जनता जानती है। अब की बार 224 में शायद उनकी ये दोहरी पॉलिसी देश लेने के लिए तैयार नहीं, और खासकर झारखंड नहीं लेने के लिए तैयार। आप झारखंड आए, आपने ब्यौरा देना चाहिए था कि मैंने क्या झारखंड के लिए। हम याद दिलाना चाहते हैं, पूरे देश में इंदिरा आवास नाम से उसके तहत में गरीबों को मदद मिलती थी, तो छप्पर बनाते थे। आपने इन 5 सालों में झारखंड को एक भी, जिसको आपने नाम रखा PMAY, एक भी केस की फंडिंग आपने नहीं की। मजबूर होकर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक अबू आवास नाम से स्कीम निकाली, और जो आप पैसा देने वाले थे उससे दुगना अपने गरीबों को छप्पर मुहैया कराने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री जी को शायद ये भी याद नहीं रहा, 2019 में जब प्रधानमंत्री के कैपेसिटी में वो आए चुनाव से पहले, पलामू में उन्होंने एक मंडल बांध का फाउंडेशन रखा, और ये कहकर के ये समय पर तैयार होगा, लोगों को इसका फायदा होगा। आज 5 साल के बाद में जब वो आते हैं, उस मंडल बांध की उन्होंने कोई जिक्र नहीं। क्या हुआ उस मंडल बांध का? इसी तरह से कई सारी चीजें हैं हमारे पास। अगर यहाँ के आदिवासियों की बात करें, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जल जंगल जमीन की हकदारी जो आदिवासियों को मिलनी चाहिए, और यहाँ आदिवासियों को अपनी पहचान चाहिए। वो पहचान के लिए सरना धर्म कोड के लिए यहाँ की हमारी कोalition सरकार ने एक बिल पास की, और उनको अपनी पहचान दिलाने के लिए सरना धर्म कोड लागू करने की बात रखी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करना था, थ्रू करना था, ताकि वो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड यहाँ के आदिवासियों की पूरी हो गई हो। नहीं किया, आपने राजभवन से उसको वापस लौटवाया। ये बात की जिक्र प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्यों नहीं की इस आदिवासी बहुल एरिया में? और क्या चिढ़ है प्रधानमंत्री को आदिवासियों से? पूरे देश में एक प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री आदिवासी, नौजवान आदिवासी लीडर यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ की जनता ने चुना। आपने उसको, बल्कि कोशिश लगातार आपकी रही 10 साल कि यहाँ पर स्टेबल सरकार न हो, और पर्टिकुलरली यहाँ पर जो आदिवासी लीडर है वो कोई पनपे ना, वो कोई बढ़े ना, और कोई सरकार स्टेबल ना रहे। तो इसलिए यहाँ का आदिवासी ना बढ़े, यहाँ एक स्टेबल सरकार ना हो, यहाँ उथल पुथल हो, उसकी साजिशें करके आपने यहाँ की सरकार गिराने की पूरी कोशिश की, और यहाँ के इलेक्टेड मुख्यमंत्री को आपने उठा के, नॉर्मली हम लोग देश में यही जानते थे, किसी के ऊपर कोई इल्जाम आए, किसी के ऊपर कोई शिकायत आए, हमारी कोर्ट कचहरियां हैं, डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोर्ट कचहरी उसको प्रूव करती है, सजा देती है। पर आपने कोर्ट कचहरियों को भी किनारे रख दिया, और एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को जो आदिवासी तबके से आता था, और उसको उठा के बंद कर दिया। इस पर कोई जिक्र आपने नहीं। आपने यहाँ पर किसी कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट के घर में आपने कहा कि 350 करोड़ पकड़े गए। आपके लोगों की तरह नहीं छुपाए, आपने हजारों करोड़ अडानीज और अपने कुछ चुनिंदा लोगों को देश की संपत्ति लुटा दी। जितनी भी आज़ादी के बाद से संपत्ति पैदा होती, सड़क हो, जहाज हो, रेल हो, मतलब जितने भी एसेट्स है, उसको आपने उठा के बेच दिया।
उसका हिसाब देने का दिन आपको जल्दी आ रहा है। जिक्र उन चीज़ों की करनी चाहिए। जिस मेंबर पार्लियामेंट की आपने बात की, उसने अपने डिपार्टमेंट जो आपने लगाए हैं, वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या और भी कोई मकान हो, उसने उसका हिसाब दिया है उनके सामने, क्योंकि उसका दहाइयों से अपना बिजनेस है। वो कोई किसी का मतलब किसी का पेट काट के उसने ये नहीं किया है, और उसके लिए भी कोर्ट अपना काम करेगा। मगर अपने अंदर आपने नहीं देखा, इस बात का हमें मतलब सवाल जरूर मन है। इसी तरह से आपने एक सवाल उठाया जनता को गुमराह करने के लिए कि जो कांग्रेस पार्टी 2024 में सरकार बनाने की बात सोच रही है, वो कांग्रेस पार्टी 272 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रही। मैं प्रधानमंत्री जी आपकी जनरल नॉलेज को ठीक करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की 543 सीटों पर बराबर देश में लड़ी, जिसमें कांग्रेस पार्टी अकेले अपने सिंबल पर 326 सीटों पर चुनाव लड़ी। और इस तरह का मतलब दिन दहाड़े गलत मैसेजिंग देना, देश को गुमराह करना, ये प्रधानमंत्री के लेवल पर तो कम से कम हमने पहले नहीं सुना है और आगे भी हम इमेजिन नहीं करेंगे। और मैं ये बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही बस नारा है, मोदी मोदी मोदी। एक नाम के पीछे वो देश को ले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जहां हम देखेंगे तो हम वो मोदी कहते हैं, और हम मुद्दों पर देश में चुनाव कराना चाहते हैं। हमने मुद्दे दिए, हमने एजेंडा दिया, हमने प्रोग्राम दिया। हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम से शक्ल सूरत को लेकर, किसी का ड्रेस लेकर वोट नहीं मांग रहे हैं। हमने उनके सामने प्रोग्राम दिया है, मुद्दे दिए हैं, एजेंडा दिया। जहां एक तरफ उनके 10 साल के जुमले अब साबित हो रहे हैं, जितने भी वादे किए थे उसके बदले में हमने गारंटीज दी। हमने 25-25 गारंटीज गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए हमने गारंटीज लोगों के सामने रखी, और वाज़ेह गारंटीज रखी। और उस तरह के प्रोग्राम उसमें है जो देश को भला कर सकता है, युवाओं को भला कर सकता है, महिलाओं को भला कर सकता है, किसानों को भला कर सकता है। ये चीजों को लेकर आज हम डिबेट करना चाहते हैं। इन चीजों पर हम लोग अपना वोट मांगना चाहते हैं। देश को अगले 5 साल एक अच्छी सरकार, आगे बढ़ाने वाली सरकार, मदद करने वाली सरकार कांग्रेस का एम। मेरे साथ जब मोदी जी यहाँ आए तो उन्होंने अपने सवाल अपने मन से कांग्रेस को एक चैलेंज भी दिया, और चैलेंज देते हुए उन्होंने उनके शब्दों को मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि औकात है तो कांग्रेस लिख कर दे कि आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को नहीं। देखो 19 में भी कोशिश की मोदी साहब ने इसी बात को लेकर, इसी तरह का आपसी ये विवाद पैदा करके वोट लेने का। 19 में भी उन्होंने एंड में इसी तरह की बातें उठी, और आज 24 में भी कहीं ना कहीं वो देश को फिर एक बार अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। कभी पाकिस्तान, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी आदिवासी, कभी क्रिश्चियन, कभी कुछ। ये कोई इशू ही नहीं है। कांग्रेस को नरेंद्र मोदी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये देश जानता है। कांग्रेस की हिस्ट्री वाज़ेह है और क्लियर है। आजादी दिलाने से लेकर 70 साल देश को आगे बढ़ाने में, तो इसलिए इन चीजों में डाइवर्ट करने की कि वो लिख के दे। हमारा मैनिफेस्टो लोगों के सामने है, देश दुनिया के सामने है। जिस हमारे मैनिफेस्टो से उसको बुखार चढ़ गया है, तो उस मैनिफेस्टो को समझने और पढ़ने के लिए उनको चैलेंज दिया हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उन्होंने कहा कि आप आइए, 2 घंटे निकालिए, मेरे साथ बैठिए, मेरे मैनिफेस्टो को पढ़िए, और मैं आपको समझाऊंगा मेरे मैनिफेस्टो में क्या है। आप देश को गुमराह मत करिए। और वो देश को गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं जो उतने बड़े टॉप चेयर पर बैठने वाले आदमी के लिए ठीक नहीं है।
कर्नाटक मीर साहब, मीर जी आदिवासी प्रदेश को लेकर कांग्रेस भी आदिवासियों को लेकर काफी कुछ सोचते हैं। लगभग 4.5 साल आपकी सरकार स्टेट में हो गई, अभी तक यहाँ पंचायत राज विस्तार अधिनियम 1991 अर्थात पेशा नहीं लागू है। तो क्या ये सरकार कब लागू करेगी, या फिर आप लोग भी इसे उसी तरीके से जिस तरह केंद्र सरकार मोदी सरकार ने समझने के बाद मेरे साथ प्रदेश के अध्यक्ष जो इन चीजों नहीं, को लगातार पिछले 4.5 साल से पेशा को लागू करना अभी तक अटका हुआ। वही तो अभी के अखबार में छपा है कि जो नियमावली बननी थी वो बन गई है। आपने देखा होगा, आज ज्यादा दिन की बात नहीं, 3-4 दिन पहले की बात है जो मैंने पढ़ा। नियमावली के ड्राफ्ट तैयार है, वही लेकिन वो अधिसूचित नहीं हुआ। वही बोल रहा हूँ, जो डबल इंजन की सरकार थी और बाकी सरकारें थी वो नहीं कर पाई इतने दिनों में, तो वक्त लगा है। लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पेशा का जो पूरा कानून जो आप ड्राफ्ट कह रहे हैं वो पूरा तैयार है और बहुत जल्द, चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है तो इसमें हम लोग बहुत कुछ अभी नहीं कर सकते हैं और ना ही इस पर कुछ बात करें तो अच्छा हो। कोई है? हो गया, थैंक यू, धन्यवाद, संतुष्ट हैं? नहीं, इसका थोड़ा सा मीर जी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जो आप ये प्रधानमंत्री वाला जो आरोप था, उन्होंने कहा कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में शामिल कर दिए धर्म को, एक विशेष धर्म को, तो क्या ये देश भर में लागू करेगा? ये इसका आपने कर्नाटक में किस तरह से? झारखंड में आए थे, झारखंड की बात करें, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने 27% के आरक्षण को 14% कर दिया था। तभी उन्होंने उससे बात की क्या? मतलब क्या, मतलब जाति धर्म से? नहीं, हम जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ के आगे बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री चाहते हैं और जो वो आप लोगों से करवा रहे हैं, हम उसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। हम समय समय पर निर्णय लेते हैं, हम निर्णय लेने वाले लोग हैं, हम जुमले बकने वाले लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। ये कांग्रेस को नुकसान जो आपके पार्टी में पहुंचा रहे हैं, समरण इंडिया यहाँ पहुंचा रहे हैं, राजमहल में लॉगिंग है, इस पे कुछ बातचीत हुई या अपने सिर्फ वो आप लोग मान के चुनाव आ जाए? पहली बात तो ये है कि 2024 का चुनाव जो है ये बाइपोलर, पूरे देश में दो खीमे हैं, एनडीए इंडिया, उनका गठबंधन, हमारा गठबंधन। ये देश समझ चुका है, एक एक व्यक्ति, एक एक वोटर समझ चुका है। ये मोटी बात मैं कह रहा हूं कि बाइपोलर इलेक्शन है, either this side or this side. There is no scope for any third this thing. क्योंकि उनको पता है ये देश में अगली सरकार बनाने के लिए इसमें भारत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, दो मिशन सामने हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि जिन जगहों की बात आप ये कर रहे हैं वहाँ की जनता भी काफी पॉलिटिकली होशियार है। हम कल 2 दिन वहाँ लगा के आए, मैसेज क्लियर है, हमने वोट कहाँ करना है, कोई पर्सन ज्यादा माने नहीं रखता। अब रही बात, वो किसी हमारे गठबंधन वाली जमात से वाबस्ता है कि वहां पर वो क्यों हुआ और क्या होगा, वो आप 2 दिन अभी वेट कीजिए। और मैंने ये लगातार कहा मीडिया के साथियों को, हम लोगों ने 3-4 पार्टियों ने यहाँ पर अपनी अपनी पार्टी ने नीचे से प्रोसेस किया सीट के बारे में, और जिसका जहां पर मजबूती बनता था वो सीटें टॉप लीडरशिप बैठी, स्टेट लीडरशिप, और मेरिट के बुनियाद पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और उसमें तमाम चारों पार्टियों ने आपस में सहमति देने के बाद में एक ज्वाइंट लिस्ट रिलीज हुआ जो नेशनल लेवल पर अनाउंस हुआ। कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ेगी, जेएमएम 5 सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी 1 और माले 1। ये तो टॉप लीडरशिप ने फैसला लिया। अब जिन लीडरों ने फैसला लिया सीटों के बंटवारे का, अगर उसकी कहीं पर भी वायलेशन होती है
या कोई भी किसी हमारी पार्टी का आदमी कहीं उतरता है जो पार्टी फैसले से बाहर है या दूसरी पार्टी का उतरता है, वो हम छोड़ रहे हैं उन्हीं पार्टियों पर जिन पार्टियों के उम्मीदवार आपको सड़क पर नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद रख रहे हैं कि उसका खातिर का इंतजाम होगा, मगर गठबंधन या गठबंधन के उम्मीदवार पर उन चीजों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन आपने बात की है जेएमएम के लोगों से, क्योंकि ऑटोमेटिक वो पार्टी बीजेपी को मदद कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाए। चमरा लिंडा अगर खड़े हो रहे हैं तो बीजेपी को हमारे मिल रहा है, अगर राजभवन इतना बहस तो यहाँ नहीं करेंगे, आपको नुकसान हो रहा है। देखिए इतना डिबेट तो नहीं करेगा, आपने सवाल दिया, मैंने आपको जवाब दिया। नहीं सर, इनकी चिंता, आपकी चिंता जायज है। हम जानते हैं कि आप पूरे देश में जो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और जो चौथा स्तंभ है वो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है, उस नियत से आपका सवाल जायज है। आप कांग्रेस की चिंता करते हैं, हम कांग्रेस की चिंता करते हैं। निश्चिंत रहिए, चमरा लिंडा किसका क्या नुकसान पहुंचाएगा ये तो पता नहीं, अपना नुकसान जरूर कर रहे हैं और जो भी होगा आपके बीच में कांग्रेस का सांसद होगा। धन्यवाद।